आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की कविता वे आँखें। वे आँखें कविता के पहले पार्ट में हमने पहले 4 पद्यांश कर लिए हैं और आज हम उससे आगे इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो वे आँखें कविता जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सुमित्रानंद पंत जी ने लिखी है और इस कविता में उन्होंने भारतीय जो किसान हैं उसकी दुख पीड़ा और जीवन में आने वाले संघर्ष, कैसे वो जीता है, कैसे उसके जीवन में दुख आते हैं, इस सब के बारे में वर्णन किया है। तो किसान का जो जीवन है बड़ा ही कठिन होता है। जमींदार, साहूकार आदि उसके जीवन को केवल वो हम क्या कह सकते हैं, उसके जीवन को बिल्कुल ही निरस बना देते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा कि उसका जो इकलौता पुत्र है उसको भी जमींदार कारकुनों ने मार दिया था। तो आगे हम पढ़ते हैं आज उससे आगे। इससे पहले कि हम आज की जो व्याख्या शुरू करें उससे पहले मैं आपको कह दूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। अगला पद्यांश। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुरुक हुई बर्तों की जोड़ी। बिल्कुल आसान सी है। एक इसमें शब्दार्थ बताने को है कुरक। कुरक में क्या होता है? नीलाम करना। महाजन आप सभी जानते हैं कि ब्याज पर देने रुपये वाला ग्रामीण बनिया कह सकते हैं, इसको साहूकार कह सकते हैं। तो आज कवि कहता है कि महाजन ने अपना ऋण और उस पर लगा गए ब्याज की रकम को गहाने के लिए किसान के घर की नीलामी करवा दी। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कोड़ी छोड़ी की। उसने अपने ब्याज और पैसे को लेने के लिए किसान का घर द्वार सब कुछ नीलाम करवा दिया, बिकवा दिया और उसने ब्याज बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उसने बिल्कुल भी उस पर रहम नहीं की, उसे घर से बेघर कर दिया। कहने का भाव क्या है कि उसने अपनी एक और संपूर्ण ऋण उससे उगा लिया और ऐसा करते समय उसको बिल्कुल भी किसान पर दया नहीं आई। रह रहे आंखों में चुभती वह कुरुक हुई बर्दों की जोड़ी। आगे कवि कह रहा है कि उस किसान की जीविका के एकमात्र साधन उसके सुंदर बैलों की जोड़ी को भी उसने नीलाम करवा दिया। रह रह के आंखों में चुभती वह कुरुक हुई बर्दों की जोड़ी कि उसे किसान के आजीविका के एकमात्र साधन जो उसके बैल थे और बैलों की जोड़ी थी उसको भी नीलाम करवा दिया। और ये नीलामी उसकी आंखों में चुभती रही है, बुरी लगती रही है। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है कि उसके बैलों की जोड़ी को भी महाजन ने नीलाम करवा दिया है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाया। आज वह बैलों की जोड़ी की जो उसकी यादें हैं उसके हृदय में वेदना उत्पन्न कर रही है। ये बात भी हम इसके साथ लिख सकते हैं। अगला है हमारा जो पद्यांश है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने देती। उजरी शब्द यहाँ हुआ है सफ़ेद उजली गाय के लिए प्रयोग किया गया है। उजरी किसके लिए है? गाय के लिए प्रयोग किया। तो किसान को अपनी सफ़ेद गाय से बहुत लगाव था। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने देती। गाय भी किसान से स्नेह करती थी। वह किसान के अतिरिक्त किसी और को दूध दुहाने अपने पास नहीं आने देती थी। जो किसान की गाय थी वो सफ़ेद रंग की थी और वह किसी दूसरे को दूध दुहाने के लिए पास नहीं आने देती थी। उसका किसान के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था। आज भी किसान उस गाय को याद करता है। क्यों? ऐ आँखों में नचा करते उजरी जो सूखी खेती। ये बात मैं ऊपरी जो लाइन है इसका दोबारा सलाह बताता हूँ। ये जो किसान की सफ़ेद गाय हैं वो किसान से भी स्नेह करती है, किसान को उससे बहुत लगाव था और वह किसान के सिवा किसी और को दूध दुहने नहीं देती थी। आज जो किसान की गाय वो जो जमींदार है, साहूकार उसके ले गए हैं, वो आज भी किसान उस गाय को याद करता रहता है और उसके स्नेह में उसके जो स्नेह है उसके हृदय में उमड़ता रहता है। ऐ आंखों में नाचा करते उजड़ गई सुख की खेती। और जो किसान की जो सुखमय संसार था, किसान का सुखमय संसार क्या होता है? उसकी खेती होती है और उसकी आंखों में हर समय वो नाचती रहती है, उसकी हरियाली उसकी आंखों में छाई रहती है। तो आज क्या हुआ? उजड़ गई जो सुख की खेती। जो किसान के जो उसके साथ उन्होंने पैसे दिए थे महाजन साहूकार ने, उन्होंने उसका खेत भी उजाड़ दिया है, खेत भी अपने अधीन कर लिया है, खेत भी उससे छीन लिया है। तो उसकी जो पीड़ा है वो उसकी आंखों में अब नाच रही, उसकी आंखों में दिख रही है। तो जो सुख की खेती थी उसका घर बार था, खेती सब कुछ उजड़ गया है। ये इस पद्यांश का सलार था। अगला हम पढ़ते हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर।
देख रेख के बिना दूध हुई बिटिया गई 2 दिन बाद, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कि उस दवा दर्पण के यानी बिना दवाई के घरनी में नहीं है पत्नी। क्या क्या किसान के कवि ने किसान की गरीबी को संकेत करते हुए कहा है कि किसान के पास अपनी बीमार पत्नी का इलाज करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए बिना इलाज दवाई के किसान की पत्नी मर जाती है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, कि जो पत्नी थी बिना इलाज के मर गई क्योंकि किसान के पास पर्याप्त धन नहीं था। इतना ही नहीं, जब उसकी पत्नी मर जाती है तो उसकी दुख में उसकी आंखें भर आती है। इससे बढ़कर और भी दुख होता है। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर, कि उसकी जब किसान की पत्नी मर जाती है तो उसकी जो छोटी बेटी है जो अभी भी अपनी माँ का दूध पी रही होती है, वह भी उसकी माँ के मर जाने के बाद उसकी देख रेख नहीं होती और उसकी जो छोटी बेटियाँ है वह भी 2 दिन के बाद में मर जाती है, वह भी दम तोड़ देती है। कि ऐसी दयनीय परिस्थिति में अपनी पत्नी और बेटी को याद कर किसान की आंखें भर आती है। आंखें भर आती यानी उसके बहुत ज़्यादा दुख होता है, बार बार उसको रोना आता है अपनी बेटी और पत्नी को याद कर करके। तो अगला ये 3 पैरे हमने एक पद्यांश कर लिए हैं। आगे है, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातनी। कि जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी, पहले हमने पढ़ दिया है कि जवान बेटे की मृत्यु के बाद में घर में उसकी विधवा बहू ही रह गई थी। कि बेटा तो मर गया और बेटे की जो बहू थी यानी उसकी पुत्र वधू वो विधवा थी, अब वो बहू रह कर ही घर में रह रही है। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातनी, जो कहने तो घर में लक्ष्मी थी किंतु पति की मृत्यु के पश्चात उसके प्राणों की घातनी थी। तो ग्रामीण समाज में ये छोटे मोटे कलंक लगा देते हैं भी ये इसने पति को खा लिया है। यही बात कवि यहाँ पर कह रहा है कि कहने तो घर की लक्ष्मी थी किंतु पति को मृत्यु के पश्चात प्राणों को घातनी थी। कहने का तात्पर्य क्या है कि समाज में विधवाओं को पति के हत्यारे कहकर अपमानित किया जाता है, उनको सम्मान नहीं दिया जाता। पकड़ मंगाया कोतवाल में डूब कुएं में मरी एक दिन। आगे कवि कह रहा है कि किसान की जो पुत्र थी पहले विधवा होने का कलंक झेल रही थी। एक दिन जो कोतवाल था, कोतवाल शब्द यहाँ पुराने ज़माने के जो पुलिस है उसके लिए प्रयोग किया गया है, ये साथ में बता देता हूँ मैं कि कोतवाल ने अन्याय की चरम सीमा को पार करते हुए उस पर कुदृष्टि रखकर उसे पकड़कर अपने पास बुलवा लिया। पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। जो कोतवाल है उसने अन्याय की सभी सीमाओं को पार करते हुए और उस पर गलत दृष्टि रखते उसको पकड़ करके अपने पास बुलवा लिया। वह इस कलंक को सहन न कर सके और कुएं में कूद करके डूब करके उसने अपनी जान दे दी। तो अगला हमारा जो पैरा इसका पद्यांश, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। आगे कवि कह रहा है किसान सोचता है मेरी पत्नी तो मरी, वह तो पैर की जूती के समान है। तो ये तो कवि ने अपने अनुसार ही लिखी है, तो ये शब्द आज के ज़माने में इसको प्रयोग नहीं करते। खैर पैर की जूती जोरू एक न सही एक दूसरी आती। कि मेरी पत्नी तो मर गई है, कोई बात नहीं, वह तो पैर की जूती के समान थी। मनुष्य चाहे तो एक जूती फटने पर उसको क्या दूसरी खरीद सकता है, वैसे ही वह दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी ला सकता है। तो यहाँ कवि ने क्या कहा कि किसान सोच रहा है कि कोई बात नहीं, पत्नी मर गई है, एक ने दूसरी शादी करके दूसरी पत्नी लाई जा सकती है। लेकिन पर जवान लड़के की सुध कर सांप लूटता पड़ती छाती। लेकिन कवि कह रहा है कि किसान जब जवान बेटे की हत्या को हो जाने के बाद किसान का जो वो दुख है, वो दुख जब उसके सामने आता है तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। पर जवान लड़के की शुद्ध कर याद कर, जब वो अपने जवान लड़के को याद करता है तो उसकी जो छाती है वो दुख से फटती जाती है और उसके छाती पर सांप लौटने लगते हैं। यानी मन उसका वेदना से दुख से भर जाता है कि अपने बेटे को बचा नहीं पाया। ठीक है, इसके हमारा जो अंतिम पंक्तियाँ हैं इस कविता की, पिछले सुख की स्मृति आंखों में सन भर एक चमक है लाती। आगे कवि कह रहा है जब किसान अपने पिछले सुखी जीवन को जब याद करता है, पिछले सुख की स्मृति मेरी यादें, कि जब पिछले जीवन को सुख याद करता है तो एक क्षण भर के लिए उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में एक सुख की हल्की झलक चमक जाती है। कि हम जीवन में जब भी हमारे पिछले सुख को याद करते हैं और वर्तमान में दुखी होते हैं तो एक बार हमारे चेहरे पर उसकी खुशी आ जाती है। उसी प्रकार कवि कह रहा है कि किसान जब अपने पिछले सुख को याद करता है तो एक क्षण के उसके आंखों में चमक आ जाती है।
कि कैसा वो अनुभव करता था जब उसके गाय, बेटा, बेटी, पत्नी सब कुछ उसके पास था। तुरंत शून्य में गड़ व चितवन तीखी नोक सदृश्य बह जाती। लेकिन जब उसके एक एक मरने की याद, सभी के मरने की याद आती है, सबको उसने खो दिया था उसकी याद आती है, तो आंखों में निराशा भर उठती है और उसकी दृष्टि शून्य में गड़ी रह जाती है। शून्य क्या होता है? जहाँ कोई आयोजन है, न सुख का पता न दुख का पता चले। तुरंत शून्य में गड़ व चितवन तीखी नोक से बन जाती कि वह तुरंत ही उसकी दृष्टि शून्य में चली जाती है, गड़ी रह जाती है। जब उसके परिवार की याद आती है तो उसकी जो यादें हैं, जो तीखापन है, उसका दुखपना है, वो तीखी नोक के समान उसको लगता है कि उसका दुख उसको याद आता है। तो ये कविता थी हमारी सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी हुई। तो इस कविता में क्या है कि शब्दों का चयन, इसकी मैं थोड़ी भाषा शैली बता देता हूँ कि शब्दों का चयन पूर्णतः भावानुकूल है। मुहावरों का भी प्रयोग किया गया कई जगह। कल भी मैंने बताया पिछली वीडियो में, सांप लौटना, छाती पटना, आंखों का तारा, कई मुहावरों का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली है इसमें। और किसान के जो दुख हैं, किसान का जीवन, उसका वर्णन कवि ने इसमें किया है। किसान का दुख का उसको सजीव चित्र इसमें अंकित किया है कवि ने। करुण रस की अभिव्यक्ति भी हुई है, अलंकारों का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस कविता में इतना ही। आगे अगली कविता को लेकर फिर हम नई वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लगातार हमारे